हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट हिंदी कहानी के ऊपर, जिसमें हम पहली कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी है। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक 6 कहानियों में बंग महिला की भी एक कहानी को रखा है। जब उन्होंने हिंदी की पहली कहानी पर डिबेट किया कि किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाए, तो उसमें बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को भी शामिल किया है। यानी कि ये जो समय है, लगभग अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो द्विवेदी युग का समय है। और उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल तमाम विधाओं पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि डाल रहे थे। तो कहानी में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, उसमें बंग महिला का भी नाम शामिल है। और कहा जाता है कि जहाँ पर रामचंद्र शुक्ल रहा करते थे, मिर्ज़ापुर ज़िले में, वहीं पर बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष भी रहती थी। तो इनसे परिचय था इनका। अगर देखा जाए तो बंग महिला हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती हैं। बंग महिला द्वारा कुल 4 कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। सन 1904 ईस्वी में चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि आप सभी के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। 1906 ईस्वी में कुंभ में छोटी बहू। 1907 ईस्वी में दुलाई वाली, जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और 1909 ईस्वी में डालिया नाम से इन्होंने कहानी लिखी। अगर चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर चर्चा करें तो यह कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है, यानी कि पत्र शैली में है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें को आलोचक भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगर इस कहानी के प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो कुछ कथन उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा, ओह देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना पड़ स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। तो एक तरीके से ये जो कहानी है लॉर्ड कर्जन के समय को भी बतला रही है कि उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, क्योंकि 1904 में लिखी गई है, तो बंगाल विभाजन और कर्जन का जो समय है वो एक ही आसपास है। तो ये कहानी कुछ उसी समय की लिखी गई है। और लॉर्ड कर्जन से संबंधित बालमुकुंद गुप्त ने भी श्री शंभू की चिट्ठे नामक निबंध में भी जिक्र किया है। तो ध्यान में रखिए, कर्जन का नाम वहाँ भी आता है और इस कहानी में भी है, तो दोनों क्लियर करके अपने दिमाग में रखिए। अगली कहानी है दुलाई वाली, जो कि बंग महिला की है, यानी कि यूजीसी एनटीए नेट में बंग महिला की 2 कहानियों को रखा गया है। यह कहानी हिंदी की प्रथम कहानी की दौड़ में शामिल रही है, जैसा कि मैंने बताया भी। दुलाई वाली का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी संवत 1964 ईस्वी में। अच्छा, कई बार तिथियों को ईस्वी में न पूछकर संवत में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखिए कि अगर संवत में पूछ लिया जाए तो उसमें आप 57 जोड़ देंगे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, संवत में हो जाएगा। यह कहानी 2 मित्रों पर लिखी गई है, यानी कि जो दुलाई वाली है, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए हास्य परिहास और मजाक की सरस कहानी है। इसमें स्वदेश प्रेम की भी झलक दिखलाई पड़ती है। ठीक है,
पात्रों की बात करें तो बंशीधर की पत्नी जानकी देई की छोटी बहन सीता, वंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी। ध्यान में रखिए वंशीधर, नवल किशोर और जानकी देई को। आगे की कहानी पर अगर इसके कथन पर चर्चा करें तो इसमें है कि नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी हो की जाए। देसी घी से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देसी में। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यानी कि दुलाई वाली ऐसा लगता है कि कभी ट्रेन में यात्रा कर रही थी और वहाँ पर वंशीधर और नवल किशोर नाम के दो व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और फिर उनकी बातचीत बंग महिला को प्रभावित की और उन्होंने दुलाई वाली नाम से एक कहानी ही लिख दी, जो कि हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में अपने स्थान को बनाने के लिए उस दौर में शामिल रही है। अगर अगली कहानी के बारे में चर्चा करें जो कि है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्र निकलता था उसमें प्रकाशित हुई थी। आलोचक देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। यानी कि अभी मैं बातचीत कर रहा था कि बंग महिला की कहानी दुलाई वाली भी दौड़ में शामिल रही है और एक टोकरी भर मिट्टी। अच्छा, कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी है कि टोकरी भर मिट्टी है, तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। एक दो बार इस चीज़ का सामना मैंने भी किया है। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखिए, शीर्षक का नाम एकदम क्लियर कट रखिए कि एक टोकरी भर मिट्टी है। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आलोचक देवी प्रसाद वर्मा इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यह जो कहानी है इसकी जो पृष्ठभूमि है या फिर विषय वस्तु का कहें तो जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और फिर बाद में जमींदार को इस निर्णय पर पश्चाताप होता है और समझ में आता है तो अपना निर्णय वापस ले लेता है। एक तरीके से यह आदर्शवादी कहानी है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो इसमें मुख्य रूप से पात्र है बुढ़िया, पोती और जमींदार। प्रमुख कथन एक टोकरी भर मिट्टी के कथनों पर चर्चा करें तो इसके प्रमुख कथन है कि जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कहानी किस संवेदना पर लिखी गई है कि अपने ज़मीन, अपने जो भी घर या झोपड़ी से लगाव है बुढ़िया को भी और उसकी पोती को भी उसके तरफ कहानीकार ने संकेत किया है। अगला कोटेशन है कि महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर तो बूढ़ी की बात कही गई है। इसी तरीके से आपने रंगभूमि उपन्यास पढ़ा होगा प्रेमचंद का, तो उसमें भी झोपड़ी का जिक्र होता है और झोपड़ी को कई बार जला दिया जाता है। तो जो एक बच्चा है अपने दादा से पूछता है कि झोपड़ी जला दी गई है, इसे दोबारा बनाया जाएगा फिर जला दी जाएगी। तो वहाँ पर वो जवाब देता है कि 1000 बार जलाई जाएगी, 1000 बार इसको बनाएंगे। तो एक तरीके से एक दौर था उस ज़माने में कुछ इस तरीके के विषय वस्तु पर लिखने का। ठीक है, अगली जो कहानी है राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। वैसे तो आप सभी ने सुभद्रा कुमारी चौहान को एक कवयित्री के रूप में देखा होगा, लेकिन पाठ्यक्रम में उनको एक कहानीकार के रूप में भी शामिल किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रवादी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। इनके दो कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती जिसका कि प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था और दूसरा जो संग्रह है
उन्मादिनी, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राही की विषय वस्तु पर चर्चा करें तो राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। इसका जो परिवेश है वो जेल का परिवेश है। अगर इसके पात्रों की चर्चा करें तो चोरी की दोषी राही एक पात्र है और स्वतंत्रता सेनानी है अनीता। तो अनीता स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से जेल में पहुंची है, चोरी की वजह से राही पहुंची है। अगर इसके प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो है कि दोनों आपस में बात कर रही हैं। एक तरीके से ये संवादात्मक शैली में कहानी है कि तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती, सरकार हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस कहानी में राही जो कि चोरी के जुर्म में जेल में गई हुई है और अनीता है जो कि एक आंदोलनकारी है, स्वतंत्रता सेनानी है और अपने देश में गरीबों की हालत को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो ये जो कहानी है जिस समय लिखी गई है और आज भी ये कहानी काफ़ी प्रासंगिक लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ स्थिति में बदलाव आया है। एक और तो वह यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के कष्ट को उठाती है और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सकें तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें तो सचमुच हम अपने देश की सेवा की है ऐसा मान सकते हैं। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। अमूमन आपने सुना होगा कि भारत गाँव का देश है, 70% जनता गाँव में रहती है। कुछ उसी तरफ संकेत किया जा रहा है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है और शिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। तो यानी कि जो राही चोरी की है वो उसका खुद का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने ही उसको इस तरीके का बना दिया है। ये कहानी कुछ कुछ कफन कहानी की तरफ भी संकेत करती है कि जैसे माधव घीसू को भी एक तरीके से गांव वालों ने चोर घोषित कर दिया था, तो वो चोर सोसाइटी ने उनको बना दिया था। अगली कहानी संयोग से प्रेमचंद की ही आ गई है, ईदगाह। काफ़ी चर्चित कहानी और सभी लोगों ने किसी न किसी क्लास में इसको पढ़ा होगा। आपको यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में भी पढ़ना है। प्रेमचंद अपने लगभग 36 वर्षों के लेखन में 300 कहानियाँ लिख चुके थे। ईदगाह का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ था। ईदगाह का यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी में प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं
कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। तो ये इस कहानी की विषय वस्तु काफ़ी मार्मिक है और चिंतन करने की ओर जोर देती है कि जिसके खेलने खाने के दिन हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि उसे एक परिपक्व व्यक्ति की तरह सोचना पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य है परिस्थितियों का दास होता है। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो लंबी रात हो रही है, सोने का समय ज़्यादा होता है, लेकिन आप एक लक्ष्य लेकर चलते हैं और परिस्थिति के हिसाब से कि कुछ जीवन में करना है तो 2-3 घंटे ही सोते होंगे। अगर ऐसी बात है तो कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर इस कहानी के पात्रों के बारे में चर्चा करें तो 4 या 5 वर्ष का अनाथ हामिद है, यानी कि इसके माता पिता नहीं है। इसका जो पालन पोषण कर रही है इसकी दादी कर रही हैं, उनका नाम है अमीना। तो हामिद और अमीना का नाम मुख्य रूप से याद रखिए। बाकी अन्य जो पात्र हैं उसमें हैं मोहसिन, आबिद, नूरे और सम्मी। तो इसके प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो काफ़ी प्रेमचंद के जितनी भी रचनाएं हैं वो किसी न किसी एक खास अर्थ को बताती हैं और उनकी जो पंक्तियां हैं वो तो काफ़ी सुक्तिपरक होती हैं, उसमें कई अर्थ छिपे रहते हैं। तो पहले कथन पर चर्चा करें तो प्रेमचंद लिखते हैं कि आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये मेला का जो परिदृश्य है उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर अभी नया शौक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अब देख रहे हैं कि ये बच्चा कितना अ, अ, अपनी दादी को काम करते हुए और उसके कष्टों को गंभीरता से देखता है। और मेले में तमाम बच्चों को खिलौने से, मिठाई से, इन सब से लगाव होता है, लेकिन ये दुकान पर तो जाता ज़रूर है, खिलौने इत्यादि को देखता भी है, लेकिन और फिर उसे अपनी दादी की याद आती है और उनकी कठिनाइयों को वो समझता है। तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। एक तरीके से प्रेमचंद ऊपर बताया गया कि बाल मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। तो सोचता है कि अगर चिमटा खरीद के ले जाएंगे तो दादी बहुत प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अभी भी कई बच्चों को आप देखते होंगे अपने आसपास में इस तरीके के सोचने वाले। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। अच्छा, ये कहानी तो उस ज़माने की है, लेकिन अब तो धीरे धीरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चिमटे के बारे में वो धीरे धीरे उनको पता ही नहीं कि चिमटा किसको कहा जाता है। ठीक है, अब गैस सिलेंडर का ज़माना आ गया है तो चिमटा एक तरीके से हमारे कल्चर का ही प्रतीक रह गया है, अब बच्चों को बताना पड़ता है। लेकिन हामिद जो कि चिमटा को एक काम की चीज़ मानता है।
अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार हामिद अपनी तुलना अन्य बच्चों से भी कर रहा है और सोच रहा है कि ये खिलौने ले जाएंगे, एक दो दिन चलेगा फिर टूट जाएगा, लेकिन मैं जो लोहे का चिमटा खरीद रहा हूँ वो घर के लिए एक सामान हो जाएगा और दादी भी खुश हो जाएंगी। बड़ों की दुआएं सौदे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं, पर पास पैसे नहीं। तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। अब इसके ये दोस्त हैं मोहसिन और महमूद। तो अक्सर आप कहीं भी जाते हैं तो तुलना अपने दोस्तों से ही करते हैं, वैसे ही हामिद भी कर रहा है। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेलें खिलौने और खाएं मिठाई। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछेगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। मतलब खुद चिमटा से खेलने की कोशिश भी यहाँ पर हामिद कर रहा है। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि हामिद कैसे चिमटे के साथ खुश है और उसे खेल रहा है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिश्ती लवंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद कर सकता है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और वह स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है कि और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। तो पहले तो उसकी जो दादी थी थोड़ी सी गुस्सा हुई, लेकिन बाद में वो हामिद के त्याग, सद्भाव और बुद्धि पर आश्चर्य कर रही है कि जिसके अभी खेलने खाने के दिन हैं वो इतना गंभीरता से किसी चीज़ को लेता है और फिर सोचता है। बच्चे हामिद ने बच्चे बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ठीक है, तो ये कुछ कथन थे इस कहानी के। और प्रेमचंद की अगली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये भी प्रेमचंद की है। और अभी हम ईदगाह पढ़े तो आप पाठ्यक्रम में देख रहे हैं कि बंग महिला के बाद प्रेमचंद एक दूसरे रचनाकार आ रहे हैं जिनकी लगातार 2 कहानियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि दुनिया का सबसे अनमोल रतन ईदगाह से पहले लिखी गई थी। ईदगाह 1933 में बताया था, और जबकि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसकी विषय वस्तु है कि रूपवती दिलफरेब जो कि एक स्त्री है, उसके प्रेमी दिलफिगर की इस अलिफ लैला के किस्सेनुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये सब कहानियाँ लिखी जा रही थी तो उस समय स्वाधीनता आंदोलन भी चल रहा था। तो हर कहानीकार के दिल में, मन में देश प्रेम और देशभक्ति से संबंधित चीज़ें घूमती रहती थीं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन के पात्रों पर चर्चा करें तो दिलफरेब जो कि प्रेमिका है, दिलफिगर जो कि प्रेमी है, और शहर का नाम जो है मिनोसाबाद। ठीक है, अगर इसके प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। ये बात कहती है दिलफरेब दिलफिगर से। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, दिल फिगर कहता है। मर्द बन और यूँ हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम
हिंदुस्तान है वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी, ये दिल फरेब कहती है। ऐ जानिसार आशिक दिल फिगार, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी, ये भी दिल फरेब ही कर रही है। और आखिरी लाइन है इस कहानी की कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पंक्ति, यानी कि जब आप कहानी पूरा पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तब जाकर आखिरी लाइन में आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कौन है। तो वह है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की यानी देश की रक्षा में गिरे, वो अनमोल चीज़ है। तो इससे आप देख रहे हैं कि जो देशभक्ति में हमारे जवान हैं या फिर फौज या आर्मी में रहने वाले लोग हैं, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और उनका हौसला भी बढ़ेगा। ठीक है, अगली जो कहानी है कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसका कि प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ। अगर इसके केंद्रीय पात्र, इसके विषय वस्तु पर चर्चा करें तो केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नट का किरण से प्रेम, फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत होकर प्रेम से विमुख होना, मतलब अलग हो जाना, और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता का एहसास होने की ये कहानी है। और जो इसकी भाषा शैली है वो अलंकारिक है और थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने कानों में कंगना को पढ़ा होगा। और इसकी जो शुरुआत होती है वो भी संवादात्मक शैली में होती है, किरण ऐसे करके संबोधन, फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो ये संवाद शैली में लिखे गए हैं। अगर पात्रों की चर्चा करें तो कथावाचक नरेंद्र हैं, उसकी पत्नी किरण है, योगीश्वर, किन्नरी और जूही, ये सब इसके मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में कुछ विशेष था जिस जो कि हो सकता है कि प्रश्न के रूप में आ जाए कि कई बार इसमें किरण को दिया गया है 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन, इसके अलावा बनारसी साड़ी, पारसी पैकेट, मोती का हार और कर्णफूल। जब आप कहानी सीरियसली पढ़ेंगे तो ये जो मैंने विशेष तौर पर बताया है इसमें कथन को नहीं शामिल किया है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या नहीं दिया गया है या फिर क्या दिया गया उसको। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। बाकी कहानी को दोबारा जब पढ़ेंगे तो मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। अगली कहानी जिसका नाम उसने कहा था, जो कि चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है और उसने कहा था पर एक फिल्म भी बनी है। तो आप कहानी के साथ साथ उस फिल्म को भी देखिए तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संजय दत्त के पिताजी उसमें एक्टर के रूप में है। अगर देखा जाए तो गुलेरी जी 3 कहानियाँ लिखकर कहानी विधा में अमर हो गए। उनकी जो तीनों कहानियाँ हैं, जिसमें कि पहली कहानी है सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन सन 1911 ईस्वी में हुआ था, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। प्रथम 2 कहानियाँ भारत मित्र नाम का एक जो पत्र निकलता था, बालमुकुंद गुप्त उसके संपादक हुआ करते थे। तो 2 कहानियाँ भारत मित्र में प्रकाशित हुई, जबकि उसने कहा था जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था और 1918 तक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने कहा था 1915 में लिखी गई है। तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कहानी के बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसने कहा था कहानी की एक तरीके से प्रशंसा की है और इसको घटना प्रधान कहानी के अंतर्गत ही रखा है। यह फ्लैशबैक यानी कि पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। राजेंद्र यादव जो कि हिंदी कहानी के एक आलोचक हैं और कहानीकार भी हैं, उन्होंने इसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी भी माना है। यानी कि जब नई कहानी की बात चल रही थी तो उसने कहा था को आधुनिक बोध और संवेदना की कहानी के रूप में देखा है। तो कई बार ये सारी जो मैंने बिंदुओं को बताया है परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य,
आत्मनिदान के पारस्परिक समर्थ का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लाना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दे देता है। फिल्म देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वैसे आप लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, अगर इसके पात्रों के बारे में चर्चा करें तो पात्र हैं सेना में जमादार लाना सिंह, और उनका जो 77 नंबर की राइफल्स थी, ये भी कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है तो उसको ध्यान में रखें। सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह, ये सब पात्र हैं। प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने उन्हीं कथनों को उठाया है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगे हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंचुक वालों को बोली का मरहम लगाएं। फिर है कि लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तेरी कुमाई हो गई है। ये कई बार एग्जाम में इतना दूर पूछा जा चुका है कि किस कहानी से लिया गया है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो इस तरीके के कोटेशन आया तो तुरंत आप उसने कहा था नाम की कहानी से इसको जोड़ सकते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ाई सिपाही, यानी कि अगर सिपाही लड़ाई नहीं कर रहा है तो भी वो खराब हो जाएगा, और घोड़ा अगर फेरा नहीं लगा रहा है तो वो भी खराब हो जाएगा। और ये बात टीचर्स के ऊपर भी लागू होती है कि अगर वो ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो वो भी खराब हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ है अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे अनुपयोगी हो जाती है। अगली जो पंक्ति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, तो ये उसने कहा था, कहानी से ली गई है। अगली कहानी है आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में हुआ था। यह संलाप शैली में लिखी गई कहानी है, 7 खंडों में विभाजित है, यानी कि लंबी कहानी है ये। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद को इसमें दिखाया गया है, और पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है। तो यानी इसका जो पात्र है बुद्धगुप्त है और नायिका जो है वो चंपा है। तो नायिका चंपा से कई बार परीक्षा में सवाल आ चुका है, तो चंपा को ध्यान में रखिए। पात्रों की बात तो हमने कर लिया कि बुद्धगुप्त और चंपा, एकदम दोनों को याद रखिए। प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो कहानी तो लंबी है, लेकिन एक कोटेशन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मैंने यहाँ रखा है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ये बात कह रहा है बुद्धगुप्त चंपा से। तो इसको ध्यान में रखिए किसका कथन है और किस कहानी से लिया गया है। अगली कहानी के बारे में चर्चा करें तो अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। जैनेन्द्र कुमार जो कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, और जैनेन्द्र एक ऐसे कथाकार हैं जो कि पुरुष होते हुए स्त्री के मन की बातों को लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे वो त्यागपत्र हो, सुनीता हो, पत्नी नाम की एक कहानी इनकी बहुत फेमस है जो कि कई पाठ्यक्रमों में शामिल रही है। इसके अलावा जाह्नवी है, और नीलम देश की राजकन्या कहानी परीक्षाओं में भी कई बार पूछी जाती है, और इनकी सबसे पहली कहानी थी खेल कहानी। ठीक है, तो अपना अपना भाग्य का जो विषय वस्तु है यह शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं शती के नैनीताल शहर का परिवेश लिया गया है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो कथावाचक उसका मित्र, वकील और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। तो ये अपना अपना भाग्य का एक छोटा सा परिचय था। अगली कहानी के बारे में चर्चा करें तो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कहानी, तीसरी कसम। ठीक, तीसरी कसम पर भी एक फिल्म बनी हुई है, आप उस फिल्म को जरूर देखिए और कहानी को भी पढ़िए। परमेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं हीरामन हीराबाई बैलगाड़ी से सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति
उसमें निहित रस, मर्यादित निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है और बीच बीच में कुछ गीत योजना को भी शामिल किया गया है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो गाड़ीवान है हीरामन और कंपनी की औरत है हीराबाई। अन्य पात्र हैं पलटदास, लाल मोहर का नौकर लहसनवा और धुंतीराम। ठीक है, तो ये सब पात्र हैं। अगर प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो ये भी कहानी लंबी रही है, लेकिन कुछ कथन हैं जिसको कि हम पढ़ दे रहे हैं। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जन का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1, 2, तीना। दारोगा और मुनीम में बात नहीं रही थी। ठीक है, तो ये बोली लग रही है, यहाँ तक इसको ध्यान में रखते हैं। अगला जो कोटेशन है कि हीरामन कुल कहानी में 3 कस्में खाता है, लेकिन यहाँ पर रेणु 2 कसम के बारे में बता रहे हैं। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा और दूसरी बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है, इसलिए वो गाड़ी हमेशा बेकाबू हो जाती है, तो इसलिए बांस भी वो नहीं ला देगा। ठीक है, तो ये 2 कसम खा लिया था कि चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा और बांस नहीं ला देगा। और आखिरी में कहानी में कि जो भी नौटंकी में काम करने वाली बाई रहेगी या फिर स्त्री रहेगी उसको भी नहीं बैठाएगा, क्योंकि ये कहानी काफ़ी अलग संवेदना पर लिखी गई है। आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगला कोटेशन है कि बाघ गाड़ी की गाड़वानी की ही है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। तो ये ध्यान में रखिए, चंपा का फूल। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है तब से महक महक रही है। ठीक है, मथुरा मोहन नौटंकी के कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात ही निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा है। मतलब बहुत सीधा है। और आगे कहा भी गया कि हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। तो इस तरीके से ये कहानी एंड होती है। और यहाँ पर क्या है कि निश्चल प्रेम एक तरीके से ट्रेजिडी टाइप की कहानी है। और इसको बनाने वाले जो इसके निर्देशक थे शैलेंद्र, बाद में बताया जाता है कि उनका देहांत भी हो गया सदमे में। कहा जब फिल्म उन्होंने बनाया तो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली, बाद में इसका महत्व समझ में आया जब क्लासिकल फिल्म के रूप में जानी जाती है। पर्यटन नाट्य रेणु की अगली कहानी जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, लाल पान की बेगम। तो आप देख रहे हैं कि बंग महिला प्रेमचंद और के बाद रेणु तीसरे ऐसे कहानीकार आए हैं जिनकी 2-2 कहानियाँ पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। लाल पान की बेगम भी एक आंचलिक कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार कहानी है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द इसकी विषय वस्तु बनाई गई है। यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग एवं सशक्त महिला को पेश करती है। पात्रों की बात करें तो 7 वर्षीय बिरजू है जिसका कि असली नाम बीरज मोहन है। उसकी बहन चंपिया है और माता पिता हैं वृद्ध पड़ोसनी है मक्खनी फुआ, जो कि समय समय पर बिरजू के घर जाती रहती हैं। और जंगी की नवविवाहिता पतोहू है जो कि रेलवे स्टेशन की है और बिरजू की माँ से उसका बहुत कम पड़ता है। लेकिन कहानी अंत में अलग तरीके से मोड़ लेती है। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा और मेरी बात से कोरिलेट भी हो रहेंगे। अगर इसके कथनों पर चर्चा करें तो है कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। आप जानते हैं कि कहानी में बिरजू के पिता जी बैलगाड़ी लाने गए हुए हैं और उसमें लेट हो रहा है और इधर बिरजू की माँ एकदम से उनका इंतज़ार कर रही है कि उनको बैलगाड़ी पर बैठकर मेला देखने जाना है, खासतौर से नाच देखने जाना है। और उसके इंतज़ार में वो तमाम काम करती है और
अपने बच्चों पर झल्लाती रहती हुई है और पास पड़ोसियों पर भी झल्लाती है। और बीच कई बार वो एक बार तो जाकर सो भी गई थी। ठीक है, बाद में बिरजू के पिताजी लेकर आते हैं गाड़ी और फिर ये लोग जाते हैं मेला देखने के लिए। और कैसे बिरजू की माँ का हृदय चेंज हो जाता है और अपने आसपास के लोगों को भी उस गाड़ी पर बैठकर मेला देखने के लिए कहती है वो। ठीक है, तो इसी बात पर जो जंगी की पतोहू है वो बोलती है कि बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो ये कहानी एक तरीके से जो आंचलिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और एक जो मनुष्य के अंदर इच्छा होती है, आकांक्षा को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और उसको पूरा करते हुए भी रेणु दिखा रहे हैं। अगली जो कहानी है गैंग्रीन, जिसका कि दूसरा नाम है रोज कहानी। तो ये तो परीक्षा में खूब पूछे जाते कि गैंग्रीन किसकी कहानी है। वैसे अज्ञे को आपने कवि के रूप में भी देखा होगा और संयोग से अज्ञे की आलोचना दृष्टि पर मैंने खुद पीएचडी की है, तो इनको अच्छे से पढ़ने का मुझे मौका मिला है। गैंग्रीन जो है अज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से अगर कोई अलग है तो जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूट जाते हैं। ठीक है, और इस कहानी का जो केंद्रीय वाक्य है कि ऐसा तो रोज होता है। अब आपको इस कहानी के शीर्षक का अर्थ थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये इसका केंद्रीय वाक्य ही है कि ऐसा तो रोज होता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें घंटे के अनुसार ज़िंदगी चलती है, घंटा बजता है फिर उस घंटे के अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं। बार बार इस विडंबना को उजागर करता है कि ऐसा तो रोज ही होता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कई आलोचक मानते हैं। अगर पात्रों की चर्चा करें तो कथावाचक हैं जो कि खुद अज्ञेय ही हैं और मालती है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। डॉक्टर महेश्वर हैं और उनका बच्चा टीटी है। प्रमुख कथनों के बारे में चर्चा करें तो जैसे ही अज्ञेय की पूर्व परिचित है मालती और अचानक इसके घर पहुंचते हैं और देखते हैं, जो जो चीज़ वो देखते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे तो पाए कि उसका उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। कुल मिलाकर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो, वो उसे उतार कर फेंकना चाहता हो पर उतार न पाए। मुझे ऐसा लग रहा है। एक तरीके से अज्ञेय जैनेन्द्र की तरह मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये मालती के मन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मन स्थिति को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। वैसे भी मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। देखिए केंद्रीय वाक्य आ गया, रोज ही। ठीक है, इसी की तरफ संकेत कर रहे थे वो। तो यहाँ पर मालती और कथावाचक में बातचीत होती रहती है और बाद में मालती के पति के बारे में आगे पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं, तो वो एक डॉक्टर रहते हैं। अब जानते हैं कि वो लगातार ऑपरेशन करते हैं और एक व्यक्ति को गैंग्रीन नाम का रोग हुआ है। और जैसे मालती की ज़िंदगी रोज़ एक रसी हो गई है, नीरस हो गई है, वैसे ही डॉक्टर भी रोज़ किसी न किसी का ऑपरेशन करते हैं और आज उनको जिस व्यक्ति का ऑपरेशन करने जाना है उन्हें गैंग्रीन रोग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है गैंग्रीन भी है और रोज भी है। अगली जो कहानी है वो कोशिका घटवार शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। यानी कि ये प्रेम पर आधारित कहानी है। इसके अगर प्रमुख कथनों पर चर्चा करें, पात्रों पर बात कर लेते हैं। पात्र इसके गोसाई हैं और लक्ष्मा,
इनको ध्यान में रखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि गुसाई और लक्ष्मण किस कहानी के पात्र हैं, तो कोसी का घटवार इसका आंसर होगा। अगर प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बात का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता। इस कहानी में अकेलापन को भी दिखाया गया है। सूखी नदी, नदी देखिए यहाँ पर कितना ये अंतर्विरोध है कि नदी वैसे पानी के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर सूखी, ये नदी केवल सूखा नहीं है बल्कि गोसाई का जीवन भी लग रहा है कि इसमें सूखापन आ गया है। किनारे का यह अकेलापन नहीं है, सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं है। जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। यानी कि अकेले का दर्द है। जिसके आगे पीछे भाई बहन ही नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, लक्ष्मण के बाप ने कहा था। तो ये फ्लैशबैक में एक तरीके से चला जा रहा है गुसाई, और कह रहा है कि ये तो नौकरी कर रहा था, इसके लक्ष्मण से प्रेम करता था, लेकिन शादी लक्ष्मण से नहीं हुई क्योंकि वो लोग नौकरीशुदा लड़के से शादी करना चाह रहे थे। तो कोटेशन ही बता रहा है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे कोई दे दे, क्योंकि ये क्या था, सेना में था। गंगनाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं सब वही करूँगी, ये लक्ष्मण कही थी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ से डुबकी लगाकर प्रायश्चित कर जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जीवन में, कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी को काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। ये गुसाई लक्ष्मण से कह रहा है। तो अब देख रहे हैं कि जो शेखर जोशी हैं, ये पात्रों की जो यथार्थ बातचीत हो रहे हैं उनको पूरा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ शब्दों को आप देख रहे होंगे। ठीक है। घर के अंदर काठ की चिड़ियाँ अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसिर खिसिर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो कोसी के घटवार शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी लक्ष्मण और गोसाई की प्रेम पर आधारित है। ठीक है। अगली जो कहानी है अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई। यह कहानी भारत पाक के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं को व्यक्त करती है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो इसमें है कथावाचक बाबू, सरदार जी, पठान, बुढ़िया। बस तो याद रखिए कि अमृतसर आ गया ये भारत विभाजन और सांप्रदायिकता को ध्यान में रखकर लिखी गई कहानी है, और रेल ट्रेन में चलती डिब्बे के भीतर की घटनाओं को व्यक्त करती है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो ट्रेन ही एक ऐसी माध्यम थी जो कि एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए संसाधन के रूप में यूज हो रही थी। आप कई फ़ोटो और फिल्मों में भी देखे होंगे। अगली कहानी भीष्म साहनी की है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक अगले कहानीकार हैं जिनकी 2 कहानियाँ शामिल हैं। चीफ की दावत, यह कहानी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की याद दिलाती है। सही मायने में कहा जाए तो उसका अगला चरण है। इस कहानी की उस कहानी की तरह, मतलब बूढ़ी काकी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु मूल समस्या वृद्ध भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। यानी कि वृद्धों की जो उपेक्षा है इस कहानी में भीष्म साहनी ने मुख्य विषय वस्तु बनाया है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे पैमान के बावजूद माँ का हृदय सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भर उठा है। यही कहानी का
सार तत्व है। ठीक है, जब आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी भी थोड़ी सी लंबी है और चीफ को दावत देने के लिए शुरुआती पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। श्यामनाथ और उसकी पत्नी कितने परेशान हैं। अचानक उनको याद आता है कि माँ का क्या होगा, और माँ क्योंकि बूढ़ी हैं और खर्राटे लेती हैं, तो इससे मेहमान कहीं डिस्टर्ब ना हो या फिर बेइज्जती ना हो जाए श्यामनाथ की कि मेहमान बोलें कि श्यामनाथ की माँ खर्राटे लेती हैं। तो इस सबको चिंतित होकर वो माँ को तमाम जगह छिपाने की कोशिश करते हैं। फिर भी जो चीफ है वो आता है और माँ से मिलकर काफ़ी खुश होता है और उनको फुलकारी बनाने के लिए विनती करता है एक तरीके से। तो श्यामनाथ भी जाकर माँ से बोलता है कि माँ बना दोगी, जबकि इनकी आंखें क्या हैं, कमज़ोर हो गई हैं। अगर इस कहानी के मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो श्यामनाथ जो कि मेन पात्र है, श्यामनाथ की पत्नी है साहब जो कि अमेरिका से आया हुआ है, और बूढ़ी माँ। प्रमुख कथनों पर चर्चा करें तो कथन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रमुख कथन जो है वो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, और कृष्णा सोबती यानी कि इस पाठ्यक्रम में पहली महिला आप कहानीकार को देख रहे होंगे, यानी कि दूसरी महिला कहानीकार। हम तो शुरुआत ही किए थे बंग महिला से, तो थोड़ा सा लेट हो गया, या कहें कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी में पहली महिला कहानीकार। ठीक है, सिक्का बदल गया जैसे कि अमृतसर आ गया था भारत पाक विभाजन पर आधारित है, वैसे ही ये कहानी भी है। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द को इसमें उभारा गया है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो शाहनी है, शेरे, हसैना, बेगू पटवारी, थानेदार दाऊद खां, ये लोग हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती और विस्थापन के दर्द को इसमें उभारा गया है। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। तो जैसे ही परसाई का नाम आता है तो तुरंत दिमाग में व्यंग शैली आ जाती है। तो इसमें भी है कि चाँद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। और अगर इसके प्रमुख कथन पर चर्चा करें तो है कि चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। ठीक है, तो ये चश्मदीद गवाह कई बार आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे और समाचारों में भी देखते होंगे कि चश्मदीद गवाह के अनुसार ये घटना हुई। अगली कहानी है पिता, जो कि ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का चित्रण किया गया है, और ये कहानी वापसी नामक कहानी की भी याद दिलाती है, जो कि उषा प्रेमद्रा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चीफ की दावत में बूढ़ी माँ को उपेक्षित किया गया था, और इस कहानी में भी कुछ पिता की स्थिति ऐसी है, बल्कि दो पीढ़ियों में क्या है, टकराहट है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। और आप देखेंगे कि ये समस्या लगभग हर काल में बनी रहती है। आप अपने समय में भी देखेंगे तो पिताजी कुछ सोचते हैं और आप कुछ सोचते हैं, तो टकराहट चलती रहती है। तो ज्ञान रंजन के मन में आया कि पिता को आधार बनाकर एक कहानी क्यों न लिखी जाए, तो उन्होंने लिखा। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है, साथ ही दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। अगर पात्रों की चर्चा करें तो इसमें कथावाचक हैं, उसकी पत्नी देवा और पिताजी हैं। अगली कहानी है राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा नामक जो पात्र है उसकी आधुनिक कथा समानांतर रूप से चलती है। कमलेश्वर जो कि नई कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का नाम आता है। वैसे कमलेश्वर को कस्बाई जीवन के कथाकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर राजा निर्वंशिया जो कि पौराणिक कथा है, और इस कथा के समानांतर चंदा की आधुनिक कथा को लिखने की कोशिश की गई है। इसके माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती हुई ये नई कहानी के अंतर्गत आती है। अगर इसके पात्रों की चर्चा करें तो जगपति, उसकी पत्नी चंद्रा और कंपाउंडर बच्चन सिंह है। ठीक है, अगर प्रमुख कथनों की चर्चा करें तो इसमें भी हमने एक ही कथन चुना कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है।
अगली कहानी है परिंदे। ये भी काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। परिंदे, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नामवर सिंह इसे नई कहानी की पहली कृति मानते हैं और ये एग्जाम में लगातार सवाल आता रहा है, इसको ध्यान में रखिए। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। निर्मल वर्मा को नई कहानी का प्रथम कहानीकार माना जा रहा है। उनकी कृति परिंदे को पहली कृति के रूप में नामवर सिंह ने माना है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, ध्यान में रखिए। अगले जो आलोचक हैं वीर भारत तलवार, और संयोग से इनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला और इन्होंने निर्मल वर्मा का मूल्यांकन करते हुए निर्मल वर्मा की कहानियों का अनूठापन मुख्य 3 बातों में खोजा है। पहला है कि काव्यात्मक भाषा, चमत्कारपूर्ण कल्पना और रहस्यात्मकता। ठीक है, तो वीर भारत तलवार ने इन 3 चीज़ों की तरफ संकेत किया है। अगर परिंदे कहानी पर आगे चर्चा करें तो इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। ठीक है, इसके पहले भी हमने लगातार कुछ कुछ कहानियों में देखा जहाँ पर अकेलापन दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि खुशी का घटवार हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो वृद्धों की उपेक्षा है, ये लोग भी अकेलेपन के शिकार हैं। पिता हुआ, ये चीफ की दावत हो गई। ठीक, तो लेकिन जिस को गंभीरता से उठाया गया है वो परिंदे में है अकेलापन को। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल हैं, उदास हैं और टूटे हुए लोग हैं। इसी इंतजार में की समरूपता को आधार बनाकर लेखक इसका नाम परिंदे रखा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या रखा, परिंदे। इसके अगर पात्रों पर चर्चा करें तो लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, विद्यार्थी सुधा और जौली, गिरीश और करीमुद्दीन। ठीक है, तो ये इसके मुख्य पात्र हैं। तो लतिका का नाम आप ध्यान में रखिए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि लतिका किस कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो परिंदे नाम की कहानी। और बाकी जितने तथ्यों के बारे में मैंने चर्चा की वो सारे आप अपने दिमाग में रखिए। तो इस तरीके से हमने यूजीसी एनटीए नेट हिंदी कहानी पर विस्तार से चर्चा किया और उन मेन पॉइंट्स की तरफ भी संकेत किया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।